बच्चों, आज हम क्लास 11th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो देखिए, जैसा कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम उस सब्जेक्ट की नीड को समझें कि उस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है और कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में। तो अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है। तो देखिए, बिजनेस वर्ड का मतलब तो ये होता है कि जो व्यस्त रहने की अवस्था है, द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब बिजी रहने की जो अवस्था है उसको बिजनेस कहा जाता है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा परफॉर्म की गई हैं प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें कहा जाता है बिजनेस। तो ऐसी हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप कोई सामान बेचकर या कोई सर्विस प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो उन एक्टिविटीज को कहा जाता है बिजनेस। तो बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। मतलब बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां आ जाती हैं, चाहे आप सामान का कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब खरीद के बेच रहे हैं, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से, तो वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस मानी जाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना किसी चीज का, ट्रेडिंग मतलब सेल परचेज करना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें बिजनेस में क्लासिफाई की जाती हैं। तो देखिए, बिजनेस का तो मतलब क्लियर हो गया। अब देखिए, अकाउंटिंग को समझने से पहले बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर अकाउंटिंग पूरी बेस्ड है। अकाउंटिंग करते समय ये कॉन्सेप्ट, ये व्यू बड़ा क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। तो थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं बिजनेसमैन क्या है। बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन है। तो ये है हमारा एक बिजनेसमैन। इसका हम नाम लिख देते हैं मिस्टर मुकेश। देखिए, मिस्टर मुकेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस का नाम रखा उसने रिलायंस। तो ये रिलायंस क्या है? रिलायंस एक बिजनेस का नाम है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटी क्यों हैं, इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। देखिए, जैसे आपने रिलायंस फ्रेश से कोई सामान खरीदा, तो आपने सामान खरीदा और पेमेंट कर दिया काउंटर पे जाके, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैंने मुकेश अंबानी के साथ ट्रांजैक्शन किया है? नहीं, आप ये कहेंगे कि आपने रिलायंस फ्रेश के साथ ट्रांजैक्शन किया है। तो जो आपने ट्रांजैक्शन किया वो रिलायंस के साथ हुआ, जबकि रिलायंस का ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। मिस्टर मुकेश अंबानी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि आपने ट्रांजैक्शन किया रिलायंस के साथ। अगर आप अपना जियो जो सिम है आप उसमें रिचार्ज करवाते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने मुकेश अंबानी के साथ ट्रांजैक्शन किया है। आप क्या कहेंगे? आपने जियो के साथ ट्रांजैक्शन किया, पेमेंट आपने जियो कंपनी को किया है। इसका मतलब जो बिजनेसमैन है और जो उसका बिजनेस है, ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। एंटिटी का मतलब होता है एक इकोनॉमिक यूनिट जो कि ट्रांजैक्शन कर सकती है। तो एज अ पर्सन लोग तो ट्रांजैक्शन कर ही सकते हैं, कंपनी भी ट्रांजैक्शन कर सकती है। इसका मतलब ये रिलायंस भी एक पर्सन है, लेकिन ये नेचुरल पर्सन नहीं है जैसे कि मिस्टर मुकेश है, ये है आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? देखिए, जैसे कि नेचुरल पर्सन का तो जन्म होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का होता है इनकॉर्पोरेशन। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अस्तित्व में आती है। इनकॉर्पोरेशन को हिंदी में कहते हैं समामेलन। समामेलन का मतलब होता है कि किसी कंपनी का
कंट्री के लॉ को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना। तो जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ, उस इनकॉर्पोरेशन से पहले जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो मिस्टर मुकेश अंबानी के द्वारा पूरी की गई हैं, और वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ही रिलायंस कंपनी अस्तित्व में आई है। तो रिलायंस भी एक इकोनॉमिक यूनिट है। तो अकाउंटिंग करते समय ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अकाउंटिंग बिजनेस की करेंगे, बिजनेसमैन की नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी, तभी आप अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन रिलायंस के साथ आपने किया है, आप ये नहीं कह सकते कि ये आपने ट्रांजैक्शन मिस्टर मुकेश के साथ किए हैं। रिलायंस अलग है और मुकेश अलग है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। अब हम आगे आ जाते हैं, नीड ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बिजनेस में बताया कि बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं, बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द ईयर ये जानना चाहता है कि पूरे साल में उसका रिजल्ट क्या रहा। जैसा कि आपने 10th के एग्जाम दिए हैं, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपने पूरे साल पढ़ाई की, देन आपने एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स दिए हैं, अब आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन पूरा साल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है और एट द एंड ऑफ द ईयर वो पता करना चाहता है कि रिजल्ट क्या रहा, उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो वहीं पर हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। एट द एंड ऑफ द ईयर all the businessmen want to know how much they have gained or lost during the year, मतलब पूरे साल में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर उन्हें कितना लॉस हुआ है, ये बिजनेसमैन जानना चाहते हैं। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब पहले ये कैपिटल वर्ड आप क्लियरली समझ लीजिए। कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय उसमें रिसोर्सेस को लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। और ये पैसा कौन लगाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है? बिजनेसमैन। तो इस बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? बिजनेसमैन। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कहा जाता है कैपिटल, और हिंदी में इसे कहते हैं पूंजी। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं तो उद्देश्य क्या होता है? भाई कमाई होगी, इससे कैपिटल बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, तो अल्टीमेटली उससे कैपिटल इंक्रीज होती है। तो बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। अगर प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज होगी, लॉस होगा तो डिक्रीज होगी। इसके अलावा हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे एंड टू whom दे ओ इट। इसका मतलब देखिए, बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि ईयर के एंड में कितना पैसा उसे एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों को देना है और कितना पैसा उसे बाहर के लोगों से लेना है। ये भी उसे अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। इन ऑर्डर टू अटेन सच इंफॉर्मेशन इट इज एसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर इनटू ड्यूरिंग द ईयर। और ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट, लॉस, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि बिजनेस में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाए, लिखा जाए। और यही लिखने से, रिकॉर्ड करने से ही हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो आप समझ गए कि जरूरत क्या है अकाउंटिंग की। तो अब हम मीनिंग समझते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखिए, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का उद्देश्य क्या होता है? आप जानते हैं कि लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन होता है कम्युनिकेट करना। मतलब हम अपनी कोई बात किसी को बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का। आप अपनी कोई भी बात किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार बिजनेस कैसे बताएगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये नेचुरल पर्सन है, बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश। ये अपनी कोई भी बात कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कोई भी भाषा यूज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश,
तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा का इस्तेमाल ये नेचुरल पर्सन कर सकता है कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ही बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो कोई असली इंसान नहीं है कि ये बोल सके। तो फिर बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कैसे करेगा, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये कैसे बताएगा कि इसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। बस उसी के लिए ये जो लैंग्वेज यूज करता है बिजनेस, उस लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। तो इसलिए अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिजनेस की भाषा कहा जाता है। अकाउंटिंग के माध्यम से हम बिजनेस के रिजल्ट मतलब ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही हमें पता चलती है। हमें मतलब जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस के ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं, उनको बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलती है। अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये यूजर कौन है? यूजर हर वो पर्सन है जो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है। जैसे सबसे पहले तो बिजनेस के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग हुई है उसके यूजर हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है बिजनेस का, वो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। बिजनेस के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, वो भी सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। तो जो यूजर्स हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट एन अप्रोप्रिएट इंटरवल। तो बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि हर साल देखिए, जरूरी नहीं है कि हर साल रिजल्ट जो है कि डिटरमाइन किया जाए, हाफ ईयरली भी किया जा सकता है या फिर तिमाही मतलब हर 3 महीने भी रिजल्ट डिटरमाइन किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है, बिजनेसमैन अपनी मर्जी से ये अप्रोप्रिएट इंटरवल जो है वो डिसाइड करता है। तो फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये जो अकाउंटिंग है स्टार्ट होती है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से। तो आपको अगर बिजनेस का रिजल्ट पता करना है तो ये ज़रूरी है कि बिजनेस में होने वाले हर एक ट्रांजेक्शन को आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें। तो अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय अ बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो लेन देन हुए हैं उन लेन देनों को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। उसके बाद जो रिकॉर्ड किया गया है डेटा, उस डेटा को क्लासिफाई, समराइज करके रिपोर्ट तैयार करना, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जिनको अंतिम खाते कहा जाता है, जिसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनता है। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिपोर्ट्स तैयार करना और फिर उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, उनकी इंटरप्रिटेशन करना, मतलब व्याख्या करना, जो समरी है वो तैयार करना कि जो रिजल्ट आया है उसका कारण क्या रहा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो स्ट्रेंथ कहाँ है, और अगर लॉस हुआ है तो कौन से वीक पॉइंट है जिन पर कि आगे काम किया जा सके। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये एक डेफिनेशन है, इसे आप पढ़ लीजिए कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होता है? बिजनेस की इंफॉर्मेशन में कौन कौन इंटरेस्टेड है? बिजनेस के ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, ये सब, और इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद मॉनिटरी टर्म्स में मीजर किया जाता है। तो आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, मीजर का मतलब क्या है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो अब शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की, जहाँ पर हम बिजनेस के फीचर्स, अकाउंटिंग के फीचर्स की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अकाउंटिंग का फीचर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। देखिए, अकाउंटिंग के ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, इसके बाद भी 2 स्टेप हैं, टोटल 7 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बिजनेस में होने वाला हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो
फाइनेंशियल नेचर के हैं। नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदा, सामान बेचा, किसी से पैसे लिए, किसी को पैसे दिए, ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बिजनेस पे प्रभाव तो डालते हैं, इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है, लेकिन वो फाइनेंशियल नेचर के नहीं हैं। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, तो इनका भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स पर इफेक्ट आएगा, लेकिन इनका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इवेंट हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। तो केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए, बिजनेस में रिकॉर्ड होने वाला हर एक ट्रांजेक्शन मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब रुपीस टर्म में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आपने किया, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन ने अपने घर का फर्नीचर बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में तो रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस की एसेट इंक्रीज, संपत्ति बढ़ रही है बिजनेस की, लेकिन ये ट्रांजैक्शन तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक कि इस फर्नीचर का वैल्यूएशन नहीं कर दिया जाता कि ये फर्नीचर कितने का है। अब जितने में बिजनेसमैन ने जब खरीदा होगा, मान लीजिए उसने 5 साल पहले ये फर्नीचर खरीदा था, तो 5 साल पहले जितने में ये फर्नीचर खरीदा था उतने में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन 5 साल में बिजनेसमैन ने इस फर्नीचर को पर्सनली यूज़ किया है, इससे इस फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। तो प्रेजेंट में इस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है पहले वो डिटरमाइन की जाएगी, तभी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकता है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 किलो रॉ मटेरियल खरीदा, तो 100 किलो रॉ मटेरियल खरीदा है, ये तब तक रिकॉर्ड नहीं हो सकता जब तक कि कितने रुपए में खरीदा है ये डिटरमाइन नहीं कर लेते। मान लीजिए 100 किलो खरीदा है 10 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो 1000 रुपये का हो गया, तो अब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकता है क्योंकि ये रुपीस टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले उसे मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो ये 2 स्टेप होने के बाद तीसरा आता है रिकॉर्डिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो 2 स्टेप हैं ये प्रैक्टिकली आपको काम नहीं आने वाले हैं। अभी पढ़ाई करते समय आपको ये काम नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन जितने भी लिखे हुए होंगे वो सब फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। इसके अलावा उसके सामने आपको अमाउंट भी दिया जाएगा, तो मनी टर्म्स में आपको फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन ही दिए जाएंगे। तो ये 2 स्टेप आपको अभी काम नहीं आएंगे। अब शुरुआत कहाँ से होगी? सीधे आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखिए, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग the financial transaction in the books of account. It means entering a business transaction in the books of original entry. बिजनेस में होने वाला हर एक ट्रांजेक्शन सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसका बुक को हम कहते हैं जर्नल बुक। ये प्राइमरी बुक भी कही जाती है क्योंकि सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस में होने वाला हर एक ट्रांजेक्शन जर्नल बुक में हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। पूरा साल ये रिकॉर्डिंग का काम चलता रहता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है क्लासीफाइंग। देखिए, क्लासीफाइंग वाला जो स्टेप है ये रिकॉर्डिंग के बाद आएगा। पहले आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस. Classification is the process of grouping the transaction of one nature at one place in a separate account known as ledger. तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो कौन सी बुक में होगी? जर्नल बुक में। और क्लासिफिकेशन कहाँ होगा? लेजर बुक कहा जाता है इसे। और इसमें करना क्या है? यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग में हम हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का काम होता है जर्नल में वो क्रोनोलॉजिकली होता है। क्रोनोलॉजिकली मतलब इन द सीक्वेंस ऑफ टाइम। जैसे 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हुए वो रिकॉर्ड हो गए, फिर 2 तारीख के ट्रांजेक्शन, फिर 3 तारीख की, ये डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते चले जाते हैं जर्नल बुक में। एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर जब आपको अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाने हैं, रिजल्ट पता करने हैं, आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना है, तो उससे पहले आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इस क्लासिफिकेशन प्रोसेस में
किसी एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। इसको आप एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने पूरा साल लेन देन कर लिए, सारे ट्रांजेक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्डेड हैं। अब हम एक मनोज नाम का व्यक्ति है जो कि हमारा कस्टमर है, उससे रिलेटेड हम सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि मनोज से हमें कितने पैसे लेने हैं या देने हैं। तो मान लीजिए मनोज हमसे पूरे साल में 4 बार सामान ले गया जो कि ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्डेड है। वहाँ से हम यहाँ पर इसे लिखेंगे एक तरफ DR में और ये CR। डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये भी आप आगे जाके समझ जाएंगे। मान लीजिए मनोज एक बार 5,000 रुपये का सामान ले गया, दूसरी बार 6,000 का ले गया, तीसरी बार 2,000 का ले गया, चौथी बार 3,000 का ले गया। ये तो मनोज हमसे सामान ले गया। यहाँ फिर वो पैसे दे के गया, एक बार उसने 4,000 रुपये दिए, एक बार 3,000 रुपये दिए, एक बार उसने 2,000 रुपये दिए। तो पूरे साल में 7 बार मनोज के साथ हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कि जर्नल में रिकॉर्डेड हैं। जर्नल में से जो रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ से हमने लेजर में मनोज के नाम का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जहाँ पर हम मनोज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने पोस्ट कर दिए ट्रांजेक्शन मनोज के। अब क्या करना है, देखिए अब हम टोटल करेंगे। तो देखिए टोटल 16,000 रुपये का सामान मनोज हमसे लेके गया है और देखिए पूरे साल में वो कितने पैसे दे चुका है, 9,000 रुपये। इसका मतलब 16,000 का तो उसने हमसे सामान लिया और पैसे कितने दिए हैं उसने इस साल हमें, 9,000। इसका मतलब कितना पैसा बाकी है हमारा, 7,000 रुपये। तो ये बैलेंस हमें मिल गया लेजर से। ऐसे ही हर एक अकाउंट बनेगा, कैश से रिलेटेड या किसी भी कस्टमर से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, एसेट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह। मनोज, सुरेश, दिनेश, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सबका एक एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और वहाँ से हमें मिलेगा बैलेंस। तो आप समझ गए क्लासिफाइंग प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने एक सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पोस्ट करके वहां से उसका बैलेंस निकाल दिया है। अब हमारा आ जाता है समराइजिंग प्रोसेस, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप है। हालांकि इसके बाद और भी स्टेप है लेकिन वो डायनेमिक अकाउंटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम समराइजिंग में हमें क्या करना है। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए हम ये जो क्लासिफाइड डेटा है जो कि मैंने आपको बताया कि हमने अकाउंट बना के बैलेंस निकाले हैं, उन बैलेंसेस को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो जो डेटा है वो यूजफुल बने, इससे जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहला काम होता है, जो हमने बैलेंस निकाले हैं लेजर बुक में, उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में सबसे पहला बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है अगर हम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर मतलब जो एकाकी व्यवसायी होता है या पार्टनरशिप जो साझेदारी होती है, वहाँ पर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कहते हैं और कंपनी की कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस की एसेट्स, एसेट्स मतलब संपत्तियां कितनी हैं, मतलब बिजनेस के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी प्रॉपर्टी है, और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, ऑब्लिगेशन, जो कि एक्सटर्नल पर्सन्स को, बिजनेस को लौटाने हैं पैसे, वो सब एक तरीके से कर्जा कह सकते हैं। तो ये हमें समराइजिंग प्रोसेस में करना होता है। तो अगर हम देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप की बात करें तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये 3 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं और हम देखेंगे पूरा साल हम इन्हीं स्टेप की बात करते रहेंगे। तो समराइजिंग स्टेप में क्या हुआ, हमारे फाइनल अकाउंट बन गए। इनको फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है क्योंकि ये ईयर के एंड में बनाए जाते हैं, अंतिम खाते कहते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये फाइनल अकाउंट बन गए। इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि ये जो फाइनल अकाउंट बन गए हैं इनको एनालाइज करना, मतलब इनका विश्लेषण करना
इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना, व्याख्या मतलब ये जो रिजल्ट आया है इस पर कमेंट करना कि इस रिजल्ट के पीछे का स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ वीकनेस रह गई, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, थ्रेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना जिससे कि आगे के लिए और भी अच्छी तरीके से बिजनेस को ऑपरेट किया जा सके, मैनेज किया जा सके। इसके बाद ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं इनको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल डेटा आया है, बना है, इसको इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करना। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन होती हैं? इनको कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर कौन है? जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे कि ओनर है, मैनेजमेंट है। ओनर को भी अपने बिजनेस के रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है कि पता चले कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। मैनेजमेंट भी आगे के लिए प्लानिंग करने से पहले प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज करता है। वर्कर्स भी कंपनी में अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए या बोनस के लिए डिमांड करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। और भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, जैसे गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, कंपनी में पैसा लगाने वाले या बिजनेस में पैसा लगाने के जो इच्छुक हैं, जो जिनको पोटेंशियल इन्वेस्टर कहा जाता है, वो सब भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे।